हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 115 पति फिर से। बिल्कुल नहीं, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप मेरे साथ मिलकर काम करते रहेंगे, तब तक मैं अपने भतीजे को हमारे साथ काम करने से मना पाऊंगी। यहां तक कि उसे उसकी वर्तमान स्थिति से नीचे खींचना भी मुश्किल नहीं होगा। आखिरकार, वह अकेला व्यक्ति नहीं है जो सिंहासन के लिए लड़ रहा है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। मेरे पास कुछ काम है जो मुझे करने हैं, और मैं वास्तव में आपके शाही घराने के भंवर में नहीं फंसना चाहता। जहां तक आपके भतीजे की बात है, वह जो चाहे कर सकता है। यांग ये सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, आरोही रैंकिंग में भाग लेना चाहता था, आरोही टोकन को जब्त करना चाहता था, और सू किंगशी के साथ अपना समझौता पूरा करना चाहता था। बाकी किसी भी चीज के लिए वह वास्तव में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था। यांग ये के मना करने पर महिला ने आह भरी। काफी देर बाद उसने कहा, क्या तुम सच में पुनर्विचार नहीं करोगे? जाहिर है, वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। दरअसल, वह इस महिला से लगभग सहमत हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने अंत में मना कर दिया। यह अभी भी उसी कारण से था। वह इस महिला पर भरोसा करने में असमर्थ था। यह महिला शाही महल जैसे स्थान में पली बड़ी थी, इसलिए उसकी चालाकी और षड्यंत्र करने की क्षमता ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना वह कर सके। यदि वे एक साथ काम करते हैं और यदि महिला के इरादे या स्वार्थी उद्देश्य हैं, तो वह यांगी निश्चित रूप से उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और धोखा दिया जाएगा। इसलिए, भले ही ग्रैंड किन साम्राज्य का एक राजकुमार और डाकबीस्ट साम्राज्य का एक राजकुमार उसे मारना चाहते थे, फिर भी उसने इनकार कर दिया। वरिष्ठ बहन शियू, क्या यह वास्तव में आप हैं? जब महिला कुछ कहना चाहती थी, तभी सड़क पर दाईं ओर से एक सुखद आश्चर्य भरी आवाज सुनाई दी। जब उसने यह सुना, तो यांग ये ने आवाज के स्रोत की ओर देखा, और उसने देखा कि दो पुरुष और दो महिलाएं उसकी और उस महिला की ओर चल रही हैं। वे चारों लगभग 20 वर्ष की आयु के थे। पुरुष सुंदर थे जबकि महिलाएं सुंदर थीं। विशेष रूप से दो महिलाएं, भले ही उनकी शक्ल सूरत उस महिला से तुलना नहीं कर सकती थी जो उसके बगल में खड़ी थी, लेकिन उनका अपना अनूठा आकर्षण था। वे जल्दी से यांग ये और उस महिला के पास गए, और जब अगुआ व्यक्ति ने यांग ये के बगल में महिला को देखा, तो उसने अपने चेहरे पर सुखद आश्चर्य को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। उसने कहा, वरिष्ठ बहन शियू, आप शांग राजवंश के खंडहरों में क्या कर रही हैं? क्या यह हो सकता है कि आप सम्राट जो की कब्र के लिए आई हैं? जियुए। यांग ये ने महिला की ओर देखा। तो इस महिला का नाम किन जियुए है। चूंकि इस आदमी ने उसे सीनियर सिस्टर कहा था, तो वह शायद ग्रैंड किन साम्राज्य की प्रसिद्ध इंपीरियल अकादमी का सदस्य है। तुम कौन हो? महिला ने भौहें सिकोड़कर पूछा। चूंकि उस आदमी ने उसे सीनियर सिस्टर कहा था, तो शायद वह इंपीरियल अकादमी का सदस्य था। लेकिन वह वास्तव में उसे पहचान नहीं पाए। यह सुनकर उस आदमी की आंखों में निराशा की एक झलक उभरी। वह सचमुच अब मुझे याद नहीं करती। उसने अपने दिल में निराशा को दबाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं जून लिन हूं। मैंने एक बार अकादमी में सीनियर सिस्टर से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। सीनियर सिस्टर को शायद अभी भी इसकी थोड़ी सी छाप है ना? जियुए ने एक पल सोचा और फिर अचानक एहसास की अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने कहा, यह तुम हो। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले से ही पहले स्वर्ग क्षेत्र की 6ठी रैंक प्राप्त कर चुके हो। बुरा नहीं है, तुमने मेरी सांस बर्बाद नहीं की। उस आदमी ने किन शियुए को प्रणाम करने से पहले एक गंभीर भाव प्रकट किया, और फिर उसने कहा, जून लिन उस दिन से आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। किन शियुए ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मैंने आपको सिर्फ श्रेय लेने के लिए मार्गदर्शन दिया था। आपकी मौजूदा उपलब्धियां पूरी तरह से आपकी अपनी मेहनत की देन हैं। जुनलिन नामक व्यक्ति मुस्कुराया और उसने इस विषय पर चर्चा करना बंद कर दिया। उसने कहा, क्या सीनियर बहन सम्राट जो की समाधि पर आई हैं? अगर आई हैं, तो हम साथ में जा सकते हैं। सम्राट जो का मकबरा? किन शियुए ने पूछा। वह क्या है? यांग ये ने भी थोड़ी जिज्ञासा से जुनलिन नामक व्यक्ति को देखा। बेशक, वह केवल सम्राट जो के मकबरे के बारे में जानने को उत्सुक था। वरिष्ठ बहन कब्र के कारण यहां नहीं आई? जुनलिन ने आश्चर्य से कहा। किन शियू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं और मेरे पति केवल संयोग से यहां आए हैं। पति? जब उन्होंने यह सुना, तो वे चारों चौंक गए, और फिर उन्होंने यांग ये की ओर देखा जो किन शियाओं के बगल में खड़ा था। जब उन्होंने देखा कि यांग ये नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर था, तो उन सभी ने तुरंत अजीब भाव प्रकट किए। दूसरी ओर, जुनलिन की आंखों में एक क्रूर भाव की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया। यांग ये भी किन शियुए से हैरान थी। यह महिला क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या वह इन कुछ लोगों का इस्तेमाल करके मुझे भी अपने साथ नीचे खींचना चाहती है? जब उसने यहां तक सोचा, तो यांग यी की आंखें सिकुड़ गईं। यह महिला मुझे फिर से इस्तेमाल करने का इरादा रखती है।
थोड़ी देर बाद जुनलिन ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए पूछा, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है? अभी नहीं, किन जियू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह जल्द ही होगा। यांग ये गलत नहीं थी, किन शियुए ने उसे अपने साथ नीचे खींचने का इरादा किया था, क्योंकि ऐसा करने से ही उसे और उसकी मां को बचने का मौका मिलेगा। शाही परिवार कभी भी शाही परिवार की डार्क बीस्ट्स के साथ मिलीभगत की खबर फैलने नहीं देगा। इसलिए भले ही उसने अपने भतीजे की रिपोर्ट की हो, वह और उसकी मां भी मौत से नहीं बच पाएंगे, और सबसे अच्छा परिणाम निर्वासितों के महल में हमेशा के लिए फंस जाना था। चाहे जो भी परिणाम हो, वह ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहती थी, खास तौर पर तब जब उसने किसी और के साथ भागकर शादी करने का अपराध किया हो। शाही परिवार को अपनी गरिमा की सबसे ज्यादा परवाह थी, इसलिए शाही परिवार उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए अगर उसे ग्रैंड किन साम्राज्य में वापस पकड़ लिया गया, तो उसके सामने आने वाला परिणाम निश्चित रूप से भयानक होगा। वह यांग ये को अपने साथ घसीटना चाहती थी, क्योंकि यांग ये उसके सामने आने वाले परिणाम को बदलने में सक्षम थी। अगर वह जिस व्यक्ति के साथ भागना चाहती थी वह बेकार था, तो ग्रैंड किन साम्राज्य निश्चित रूप से बदनाम होगा। हालांकि अगर वह जिस व्यक्ति के साथ भागना चाहती थी वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, तो यह पूरी तरह से अलग कहानी होगी। न केवल साम्राज्य उसे दंडित नहीं करेगा, बल्कि वह उसके बारे में बहुत अच्छा सोचेगा, क्योंकि इन राजकुमारियों के जीवित रहने का केवल एक ही कारण था, जिन्हें सम्राट का अनुग्रह प्राप्त नहीं था, और वह था विवाह द्वारा संबंध बनाना तथा सभी प्रकार की प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़ना। जब उसने किन शियुए की बात सुनी, तो जूनलिन के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक सब ठीक है। उसने यांग ये को मापा, और फिर उसकी नज़र यांग ये के हाथ में तलवार पर रुकी, और फिर उसने कहा, भाई क्या तुम तलवार संप्रदाय के शिष्य हो? यांग ये ने किन जियू पर ठंडी नज़र डाली, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं सिर्फ एक स्वतंत्र साधक हूँ। जब उन्होंने यह सुना, तो शाही अकादमी के उन 4 सदस्यों की निगाहें एक बार फिर अजीब हो गईं। एक स्वतंत्र साधक, और वह भी नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर। सीनियर सिस्टर को ऐसे व्यक्ति से कैसे लगाव हो सकता है जिसके पास इतनी ताकत है? किन शियायू ने यांग ये की बांह पकड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पति वास्तव में एक स्वतंत्र साधक हैं, लेकिन उनकी प्राकृतिक प्रतिभा खराब नहीं है, और मैं उन्हें शाही अकादमी में पेश करने के लिए तैयार हूँ। अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से शाही अकादमी में जगह पाने में सक्षम होंगे। वह स्वाभाविक रूप से यांग यी की ओर से स्पष्टीकरण नहीं दे रही थी। उसका केवल एक ही उद्देश्य था, और वह था इन लोगों पर भरोसा करके शाही घराने के सदस्यों को यह बताना कि वह इस आदमी को शाही अकादमी में लाना चाहती है जो डार्क बीस्ट को नियंत्रित कर सकता है। यांग ये ने किन शियुए की ओर ठंडी नजर से देखा। अगर यह महिला उसे कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं देती, तो वह वास्तव में एक चाल चलकर उसे मार डालेगा, भले ही इस महिला की ताकत उसकी खुद की तुलना में 2 गुना ज्यादा हो। इंपीरियल अकादमी में प्रवेश। जूनलिन के बगल में बैठा वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ, और फिर उसने थोड़ा उपहासपूर्ण लहजे में कहा, वरिष्ठ बहन, इंपीरियल अकादमी ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी प्रवेश कर सकता है। आपका यह पति दोस्त अब लगभग 17 या 18 साल का हो चुका है, फिर भी उसने अभी तक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में कदम नहीं रखा है। ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा शायद इंपीरियल अकादमी में प्रवेश के लिए अपर्याप्त है। किन शियुए ने अपने चेहरे पर मुस्कान को रोका, और फिर उसका सुंदर चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसने बोलने वाले आदमी को देखा और ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जूनलिन की पलकें झपकने लगी जब उसने किन शियुए की शत्रुतापूर्ण आवाज सुनी। इस सीनियर सिस्टर की रहस्यमयी उत्पत्ति का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस उसकी ताकत ऐसी चीज नहीं थी जिसके खिलाफ वे जा सकें। आखिरकार वह 1 साल पहले ही पहले स्वर्ग क्षेत्र की 8वीं रैंक पर थी। इसलिए जूनलिन ने तुरंत कहा, सीनियर सिस्टर, वह चेन यू है, मेरा एक सहपाठी। वह स्वभाव से स्पष्टवादी है, मुझे उम्मीद है। किन शियुए ने जूनलिन को बीच में रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया, और फिर उसने चेन यू नाम के आदमी की ओर देखा और कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारे पास यह कहने की क्या योग्यता है कि मेरे पति की प्राकृतिक प्रतिभा पर्याप्त है? अपनी सहपाठी और जिस व्यक्ति से वह प्रेम करता था, उसके सामने एक महिला द्वारा इस तरह अपमानित किए जाने से उस व्यक्ति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उसे किन शियाओं की ताकत से डर लग रहा था। इसलिए वह केवल धीमी आवाज में ही बोल पाया, वरिष्ठ बहन, मैं सच बोल रहा था। इसके अलावा आपका वह पति इस लायक नहीं है। जब उसने यहां तक कहा, तो चेन यू और जूनलिन के चेहरे के हाव भाव हिंसक रूप से बदल गए, क्योंकि उनके सामने खड़ी सीनियर सिस्टर ने अचानक हमला कर दिया था। थप्पड़। किन शियुए की आकृति चमक उठी और तुरंत चेन यू के सामने आ गई, और फिर चेन यू के चेहरे पर पूरी तरह से लाल हथेली का निशान दिखाई दिया। किन शियुए ने रुमाल निकाला और अपनी हथेली पूंछकर उसे एक तरफ रख दिया। उसने हैरान चेन यू को देखा और कहा, क्या मेरा पति मेरे लायक है या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या मुझे तुम्हारी राय से कोई मतलब है?
अभी चले जाओ, नहीं तो अगली बार सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होगा, इसके बजाय तुम्हारा सिर जमीन पर गिर जाएगा। जुनलिन ने अविश्वास से किनजियू को देखा और फिर उसने कहा, वरिष्ठ बहन, आप पहले से ही राजा क्षेत्र में हैं। जब उसने यह सुना तो चैन यू की पुतलियां सिकुड़ गईं, जो अभी अभी सदमे से उबरा था, और उसकी आंखों में गहरा विस्मय और भय झलक रहा था। किन शियू ने हाथ हिलाकर कहा, आप सभी को चले जाना चाहिए। यह सुनकर जूनलिन के चेहरे पर कड़वाहट की हल्की सी अभिव्यक्ति हुई। उसने एक और शब्द नहीं बोला, और उसने किन शियाओं की ओर अपनी मुट्ठियां मोड़ लीं और यांग ये की ओर देखा और फिर बाकी तीनों को दूर ले गया। जब वे चारों चले गए तो यांग ये ने किन शियुए को देखा और कहा, मुझे इस्तेमाल किया जाना और हेरफेर किया जाना पसंद नहीं है। मुझे स्पष्टीकरण दो, अन्यथा हम इसे युद्ध में समाप्त कर देंगे। एक इतिहास का पाठ। झोउ इतिहास में वास्तविक शांग राजवंश के अंतिम शासक का नाम है। अध्याय 116 अपनी खुद की एक ताकत। किन शियुए ने गहरी सांस ली और फिर सीधे यांग ये की आंखों में देखा। छोटे भाई, बड़ी बहन को बताओ, जानवरों के राजाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होने के अलावा क्या आपने तलवार दाव का सही अर्थ भी समझा है? यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। तलवार का इरादा उसके तुरुप के पत्तों में से एक था और उसने इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। तो इस महिला को इसके बारे में कैसे पता चला? किन शियुए को यांग ये के हाव भाव देखकर जवाब पता चल गया और वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। थोड़ी देर हंसने के बाद उसने कहा, तो छोटे भाई ने वाकई किंवदंती की तलवार की मंशा को समझ लिया है। हाहा, छोटे भाई, तुम में वाकई असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा है। तुम्हें कैसे पता चला? यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि आपकी तलवार की तकनीक और तलवार की क्यूई बहुत तेज और भयंकर है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि आप इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, जिसके कारण आपके द्वारा निष्पादित तलवार की तकनीकों और तलवार की क्यूई से इसके निशान बाहर निकल रहे हैं, किन जियू ने कहा। तो यही कारण है। यांग ये को अचानक समझ में आ गया। दरअसल उसने भी इस समस्या को देखा था, लेकिन वह इसे हल करने में पूरी तरह असमर्थ था। क्योंकि भले ही उसने तलवार के इरादे को समझ लिया था, फिर भी वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ था, और यह ऐसी चीज थी जिससे उसे भयानक सिरदर्द हो गया था। यांग ये ने इस समस्या को एक तरफ रख दिया और किन शियाओं की ओर देखते हुए कहा, एक स्पष्टीकरण, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करूंगा। किन शियुए को यांग ये के शरीर से निकलने वाली हत्या की मंशा से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह धीरे धीरे यांग ये के पास गई और फिर धीरे धीरे अपना सुंदर हाथ उस जगह तक बढ़ाया जो यांग ये की छाती से सिर्फ 10 सेमी दूर था। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। भले ही यह महिला हमला करने का इरादा नहीं रखती थी, फिर भी उसके पास सावधानी बरतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक उसी समय जब वह पीछे हटने वाला था, किन शियाओं ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में दर्द दिखाई दिया क्योंकि एक लाल और काली डोरी तुरंत यांग ये के शरीर में घुस गई। यांग ये के हाव भाव बहुत बदल गए और उसने अपनी तलवार खींचकर किन शियाओं की ओर वार करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। हालांकि जब उसकी तलवार महिला के सिर से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर थी, तो अचानक उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली और फिर उसका शरीर जमीन पर गिर गया। यांग ये ने अपनी तलवार म्यान में रखी और महिला को पकड़ लिया। फिर उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद की और अपने शरीर के अंदर की स्थिति की जांच की। पहले से काले और लाल धागे उसके दिल के चारों ओर लिपटे हुए थे, इसलिए उसकी गहन ऊर्जा बढ़ गई क्योंकि वह उन्हें नष्ट करने का इरादा रखता था। हालांकि जब उसकी सुनहरी गहन ऊर्जा ने काले और लाल धागे को छुआ, तो उसकी बाहों में महिला तुरंत हिलने लगी। वह अत्यधिक दर्द से पीड़ित लग रही थी और यहां तक कि उसका नाजुक चेहरा भी विकृत होने लगा था। यांग ये चौंक गया और उसने जल्दी से अपने शरीर के भीतर जो कुछ भी कर रहा था उसे रोक दिया। निश्चित रूप से जैसे ही उसने रोका, किन शियाओं का शरीर हिलना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और फिर उसने यांग ये की ओर एक हल्की दुखी मुस्कान प्रकट की। वह क्या था? यांग ये ने गंभीर स्वर में पूछा। मेरी आत्मा के 2 धागे। उसके मुंह के कोनों पर उदासी की एक लकीर उभरी जब उसने कहा, चूंकि मैंने अपनी आत्मा के 2 धागे तुम्हें सौंप दिए हैं, इसलिए जब तक मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने या तुम्हारे प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे जगाने का कोई इरादा है, तो तुम इसे पहले संभव क्षण में ही समझ सकते हो। इसके अलावा तुम मेरी आत्मा के उन 2 धागों का उपयोग मेरे लिए जीने को मौत से भी बदतर बनाने के लिए कर सकते हो। अब तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, है ना? यांग यी ने जब यह सुना तो वह भावुक हो गया। इस महिला ने वास्तव में अपनी आत्मा के 2 धागे उसे सौंप दिए थे, और यह निस्संदेह उसे अपना जीवन सौंपने से अलग नहीं था। उसने तुरंत पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वह सचमुच उस महिला के कृत्य के पीछे का कारण समझ पाने में असमर्थ था। पहले तुमने कहा था कि तुमने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। अब मेरी जिंदगी भी तुम्हारे हाथों में है, इसलिए हम साथ काम कर सकते हैं, है ना? महिला की आवाज थोड़ी कमजोर थी। क्या यह इसके लायक है? अगर ऐसा नहीं भी होता तो मैं और क्या कर सकता था?
अगर मैं आपके साथ मिलकर काम नहीं करता तो मेरी माँ को मेरा वह भतीजा जरूर मार देगा। मेरी माँ के बचने का मौका तभी मिलेगा जब मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा। किन जियू ने दुखी स्वर में कहा। तो यह पता चला कि तुम यह सब अपनी माँ के लिए कर रहे हो। यांग ये को अचानक समझ में आ गया। यह पता चला कि यह महिला उसके साथ मिलकर काम करने के लिए इतनी बेताब थी, क्योंकि वह अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा नहीं कर रही थी, बल्कि यह उसकी माँ की सुरक्षा के लिए थी। जब उसने यहाँ तक सोचा तो शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया था, लेकिन उसे अचानक लगा कि यह महिला कहीं ज्यादा सहमत थी। क्या तुम्हें लगता है कि बड़ी बहन को तुम वाकई पसंद आ गए हो? किन शियुए के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने कहा, छोटे भाई, भले ही तुम बहुत ही शानदार और अच्छे दिखने वाले हो, तुम सिर्फ एक छोटे भाई हो। बड़ी बहन को परिपक्व आदमी पसंद है और मुझे तुम जैसे छोटे लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं है जिसके बाल भी नहीं बड़े हैं। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। उसने उसके साथ कोई मौखिक बहस नहीं की और अपनी कलाई के एक झटके से उसने किन शियाओं पर एक उपचारक तावीज लगा दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी माँ को बचाने के इरादे से एक उच्च श्रेणी का उपचारक तावीज मुफ्त में दूंगा। हालांकि मुझे अभी भी यह कहना है कि मैं शाही अकादमी में शामिल नहीं होऊंगा या तुम्हारी योजनाओं के अनुसार काम नहीं करूंगा। समझे? भले ही महिला की अपनी मां की खातिर यांग ये की दया पर अपना भाग्य छोड़ने की इच्छा ने यांग ये को प्रभावित किया था, लेकिन वह केवल इससे प्रभावित था और वह वास्तव में महिला की योजनाओं के अनुसार कार्य नहीं करेगा। आखिरकार उसकी मां अभी भी फूल महल में पीड़ित थी। मुझे तुमसे कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है और मैं चाहता हूं कि तुम बस एक छोटा सा उपकार करो। ठीक है। किन जियू की आंखों में एक विनती भरा भाव था। कौन सा उपकार? यांग ये ने यह प्रश्न पूछते हुए भौहें सिकोड़ी। मेरे साथ भागकर शादी करना स्वीकार करो, या दूसरे शब्दों में, मुझे अपना प्रेमी बना लो। बेशक, यह केवल नाम का है, किन शियू ने मुस्कुराते हुए कहा। यांग ये की भौहें और भी सख्त हो गईं जब उसने कहा, यह किस तरह का उपकार है? बेवकूफ। किन शियुए ने यांग ये पर अपनी आंखें घुमाए और कहा, अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और ताकत के साथ आप निश्चित रूप से भविष्य में दक्षिणी क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। खासकर जब दुनिया को पता चलेगा कि आपने तलवार की मंशा को समझ लिया है। उस समय यह निश्चित रूप से कई लोगों को चौंका देगा, और इस तथ्य के साथ कि आप मेरे प्रेमी हैं और आपके पास किसी संप्रदाय का समर्थन नहीं है, ग्रैंड किन साम्राज्य का शाही घराना निश्चित रूप से मुझे आपको शामिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ने के लिए कहेगा। इस तरह वे मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, और एक बार जब वे मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे तो मेरी मां स्वाभाविक रूप से मेरी वजह से पद में वृद्धि करने में सक्षम होंगी। यांग ये ने पूछा, अब तक आपने जो भी बताया है वह सब आपको मिलने वाले लाभ हैं, लेकिन मेरा क्या होगा? वह इतना मूर्ख नहीं था कि वह किसी तरह का अच्छा इंसान बन जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ठोस लाभ हों। किन शियुए ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक स्क्रॉल और काले रंग का कमांड टोकन दिखाई दिया। उसने उन्हें यांग ये को दिया और कहा, तुम्हें स्वाभाविक रूप से लाभ भी मिलेगा। पहला लाभ यह है कि मेरे पास ग्रैंड किन साम्राज्य में एक खुफिया संगठन है, और यह उस खुफिया संगठन के सदस्यों और स्थानों की सूची है। यदि तुम उस कमांड टोकन के साथ उन्हें खोजने जाओगे तो वे स्वाभाविक रूप से तुम्हारे आदेशों को सुनेंगे। इसके अलावा मेरे पास ग्रैंड किन साम्राज्य में कई अन्य व्यवसाय हैं। भले ही वे बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन वे छोटे भी नहीं हैं। तुम उन सभी का भी उपयोग कर सकते हो। दूसरा लाभ यह है कि हम मेरे भतीजे द्वारा उत्पन्न खतरे को हल करने में सक्षम होंगे। भले ही मेरा भतीजा अब अपने पिता की ओर से साम्राज्य पर शासन कर रहा है, फिर भी वह ग्रैंड किन साम्राज्य का सच्चा सम्राट नहीं है। जब तक तुम मेरे प्रेमी होने को स्वीकार करते हो, तब तक तुम्हारे और उसके बीच के मामले को मेरे ग्रैंड किन साम्राज्य का आंतरिक मामला माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, तुम पूरे ग्रैंड किन साम्राज्य का सामना नहीं करोगे, और तुम केवल उसका अकेले सामना करोगे। इसके अलावा अन्य राजकुमार भी छाया से हमारी सहायता करेंगे। बेशक, पूर्व शर्त यह है कि तुम्हारे पास आवश्यक शक्ति और क्षमता है। तीसरा लाभ यह है कि जब उसने यहां तक बात की तो किन शियुए ने एक आकर्षक मुस्कान प्रकट की और कहा, छोटे भाई, तीसरा लाभ स्वाभाविक रूप से बड़ी बहन जैसी सुंदरता का आपके साथ होना है। भले ही आप केवल नाम के लिए बड़ी बहन के प्रेमी हैं, अगर आप बड़ी बहन का पीछा करते हैं तो शायद हमारे बीच वास्तव में कुछ हो सकता है। यांग ये ने किन जियुए द्वारा बताए गए अंतिम लाभ की उपेक्षा की और उसने कहा, आप मेरे साथ बहुत स्पष्टवादी हैं और यहाँ तक अपनी आत्मा की 2 किस्में मुझे सौंप दी हैं क्योंकि आप मेरी तलवार की मंशा को बहुत महत्व देते हैं, है ना? किन शियुए ने इसे छिपाया नहीं और सिर हिलाकर कहा, वास्तव में अगर छोटे भाई ने तलवार की मंशा को नहीं समझा होता तो बड़ी बहन ने मेरे भागने के सभी रास्ते नहीं काटे होते जैसे बड़ी बहन ने अभी किया है। क्योंकि भले ही तलवार की मंशा के बिना आपकी ताकत अभी भी बेहद भयानक है, लेकिन आपको असाधारण नहीं माना जा सकता है, और शाही रैंकिंग में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास ऐसी ताकत है। हालांकि अगर आपने तलवार की मंशा को समझ लिया है तो यह एक पूरी तरह से अलग कहानी है।
मेरी जानकारी के अनुसार कुछ 100 साल पहले तलवार की मंशा को समझने वाले दाओवादी जुई के अलावा तलवार संप्रदाय में कोई भी अब तक इसे समझ नहीं पाया है। जब उसने यह सुना तो यांग ये चुप हो गया। वह हमेशा अपनी ताकत बढ़ाने और अपनी मां को बचाने के बारे में सोचता रहता था। हालांकि अंत में ऐसा करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि अगर वह एक साथ दायरे को प्राप्त भी कर लेता तो वह फ्लावर पैलेस जैसी विशालकाय ताकत का सामना नहीं कर पाता। जाहिर है, अगर वह इसके खिलाफ जाना चाहता था तो उसे अपनी खुद की एक ताकत बनानी होगी। जानवर राजाओं को वश में करने की उसकी योजना वाकई अच्छी थी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि युद्ध में अपनी क्षमता के अलावा जानवर राजाओं को पूरी तरह से बेकार कहा जा सकता था। महिला की बातों ने उसकी दिलचस्पी जगा दी थी, खासकर जब उसने उस खुफिया संगठन का जिक्र किया, क्योंकि उसे यांग यी को मानव दुनिया में भी एक ताकत स्थापित करनी चाहिए। सेना स्थापित करना बहुत मुश्किल था, लेकिन यांग यी को अभी भी अपनी सफलता की क्षमता पर भरोसा था, क्योंकि वह एक तावीज मास्टर था। जब तक किसी के पास धन है तब तक उसके लिए खुद का संगठन स्थापित करने की सबसे बुनियादी समस्या कोई समस्या नहीं होगी। जो कुछ बचा था वह था मानव संसाधन। उसके लिए क्या किन शियुए इस काम के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। उसे शाही घराने में कोई अनुग्रह नहीं मिला, फिर भी वह अपना खुद का खुफिया संगठन स्थापित करने और कुछ व्यवसाय खरीदने में सक्षम थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी क्षमता पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जहां तक भरोसे की बात है तो उसकी आत्मा के 2 धागे उसके कब्जे में थे, इसलिए भरोसे की भी अब कोई समस्या नहीं थी। दूसरे शब्दों में, अपनी खुद की एक ताकत स्थापित करना संभव था। जब उसने यहां तक सोचा तो यांग ये ने एक गहरी सांस ली और निर्णय लिया। अध्याय 117 कयामत की लीग। तुम अपनी खुद की एक सेना स्थापित करना चाहते हो। यांग ये की योजनाएं सुनने के बाद किन जियू, जो यांग ये की बाहों में लेटी थी, ने थोड़े हैरान भाव से पूछा। जाहिर है, वह यांग ये के विचारों से थोड़ा हैरान थी। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, क्या यह संभव नहीं है? समस्या यह नहीं है। किन शियुए ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आप जानते हैं कि एक संगठन स्थापित करने के लिए कितनी संपत्ति की आवश्यकता होती है? इसके अलावा प्रतिभाशाली लोगों और आवश्यक कनेक्शनों को जुटाना भी एक समस्या है। क्या आपने इन सब पर विचार किया है? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैंने स्वाभाविक रूप से इस पर विचार किया है। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं धन का ख्याल रखूंगा और आप मानवीय पहलू का प्रबंधन करेंगे। ठीक है छोटे भाई, यह कोई छोटी रकम नहीं है। किन शियू ने गंभीर भाव से कहा, मैं इससे निपट लूंगा। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, आपको बस इस मामले को संभालने में मेरी मदद करनी होगी। बेशक, बदले में मैं आपका सहयोग करने और आपकी मां को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तुम गंभीर हो। बिल्कुल। किन शियुए कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर उसने कहा, सौदा। मैं स्पष्ट कर दूं, आपको पर्याप्त धन उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा मैं आपकी इच्छा को पूरा करने में असमर्थ हूं। यांग ये ने जब उसे सहमत होते सुना तो वह मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी जेब से भुगतान नहीं करवाऊंगा। आप किस तरह का संगठन स्थापित करना चाहते हैं? क्या यह एक खुफिया संगठन है या ऐसा संगठन जो हत्याओं में माहिर है? किन जियू ने पूछा। यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, खुफिया जानकारी के मामले में आपका वह खुफिया संगठन पर्याप्त है। मैं एक ऐसा संगठन स्थापित करना चाहता हूं जो हत्याओं में माहिर हो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप ऐसा संगठन क्यों स्थापित करना चाहते हैं? यह सबसे अच्छा है कि आप नहीं जानते, अन्यथा आपके पास ऐसा करने का आत्मविश्वास नहीं होगा। यांग ये ने सपाट लहजे में कहा। अगर महिला को पता चला कि वह फूल महल के खिलाफ जाने के लिए इस संगठन की स्थापना कर रहा है तो किन जियू शायद सोचेगी कि वह पागल है। किन शियुए ने यांग ये की तरफ आंखें घुमाईं और फिर उसने इस बारे में पूछना जारी नहीं रखा। उसकी राय में यह तब तक पर्याप्त था जब तक यह आदमी उसके साथ सहयोग करने और उसकी मां को बचाने के लिए तैयार था। चूंकि हम पहले से ही एक ईमानदार सहयोग में प्रवेश कर चुके हैं तो आप मुझे अपना असली नाम बता सकते हैं, है ना? किन जियू ने कहा। यांग ये ने जब यह सुना तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। यह महिला वाकई समझदार है और जानती है कि मैंने फर्जी नाम का इस्तेमाल किया है। वह एक क्षण के लिए झिझका और फिर बोला, साउथ पीस सिटी से यांग ये। किन शियुए, ग्रैंड किन साम्राज्य के शाही घराने का एक सदस्य, और मैं वर्तमान में यांग ये का प्रेमी हूं। किन शियुए ने बोलते समय पलकें झपकाईं। क्या आप थोड़ा और गंभीर हो सकते हैं? छोटे भाई, क्या तुमने नहीं सुना कि पुरुषों को केवल बुरी लड़कियां ही पसंद आती हैं? यांग ये उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 1 घंटे आराम करने के बाद किन शियुए की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। वह खड़ी हुई, दूर की ओर देखा और गंभीर भाव से बोली, छोटे भाई, पहले जुनलिन ने कहा था कि सम्राट जो की कब्र दिखाई दी है। मुझे लगता है कि हमारे लिए यह सबसे अच्छा है कि हम जाकर देखें। क्यों? यांग ये हैरान था और उसने पूछा। यह मत भूलो कि अभी हमारा पीछा किया जा रहा है।
किन शियुए ने सिर हिलाया और कहा, छोटे भाई, भले ही बड़ी बहन को नहीं पता कि आप एक हत्या संगठन स्थापित करने का इरादा क्यों रखते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि यह महत्वपूर्ण है, तो हम एक घटिया संगठन स्थापित नहीं कर सकते। अगर हम एक दुर्जय संगठन स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें साधना तकनीक, युद्ध तकनीक, डार्क ट्रेजर इत्यादि जैसे संसाधनों की आवश्यकता है। सम्राट जोऊ के मकबरे में इन चीजों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें इसे लूट लेना चाहिए? यांग ये ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह बात तो सही है। आओ, सम्राट जोऊ के मकबरे पर एक नजर डालें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक बैंगनी रोशनी अचानक चमक उठी। यांग ये के भंवर दानतियान में जो बैंगनी मिंक था, वह यांग ये के कंधे पर दिखाई दिया। उसी समय यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने पीछे की ओर विस्फोटक तरीके से गोली चलाने के लिए गेल स्टेप्स तकनीक को लागू करने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। उसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और तेजी से दीवार के कोने की ओर वार किया, जो पूरी तरह से खाली लग रहा था। झनकार। ठीक उसी समय जब यांग ये की तलवार नीचे उतरी, एक काला खंजर अचानक हवा में प्रकट हुआ और उसने यांग ये के वार को रोक दिया। उसी समय दीवार के कोने पर धीरे धीरे एक काली छाया दिखाई दी। यांग ये की तलवार के वार को रोकने के बाद छाया तेजी से पीछे हट गई। हालांकि काली छाया सीधे रात के आसमान के नीचे गायब नहीं हुई और यांग ये के सामने 30 मीटर से अधिक दूर खड़ी रही। यांग ये ने फिर कोई हमला नहीं किया। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था जब वह अपने सामने खड़ी काली छाया को देख रहा था। काली छाया की अजीब हरकतें वाकई बहुत भयानक थीं और उसके पास डरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे पहले इस व्यक्ति का आश्चर्यजनक हमला विफल हो गया था, जबकि मानव घुड़सवार सेना डाकबीस्ट्स के साथ युद्ध में थी। यांग ये ने सोचा कि इस हत्यारे ने उसे मारने का विचार छोड़ दिया है या फिर किसी और मौके का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह हत्यारा ऐसे समय में प्रकट होगा। क्या यह जानबूझकर किया गया था? किन शियुए ने काली छाया को देखा और ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो, जिससे उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसी समय उसके हाथ में एक कोड़ा दिखाई दिया। आप डाकबीस्ट को नियंत्रित करने में सक्षम हैं और यह आपके कंधे पर बैठा डाकबीस्ट ही है जिसने मुझे देखा, है ना? काली आकृति ने एक महिला की आवाज में बात की और यह बहुत स्पष्ट और मधुर थी। यह वास्तव में एक महिला है। यांग ये थोड़ा हैरान हुआ और फिर वह ठंडी हंसी में बोला, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का भी जवाब देना होगा, ठीक है? मैं आपको यह बताने में असमर्थ हूं कि कौन आपको मारना चाहता है। ऐसा लग रहा था कि वह जानती थी कि यांग ये क्या पूछना चाहता था और उसने सीधे मना कर दिया। यांग ये ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो क्या आपको लगता है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद काली छाया ने कहा, अगली बार जब मैं हमला करूंगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काली छाया की आकृति धीरे धीरे रात के पर्दे में गायब हो गई। यांग ये ने जब काली परछाई को गायब होते देखा तो उसकी भौहें तन गईं। उसने शुरू में काली परछाई को पकड़ने के लिए छोटे से साथी का इस्तेमाल करने का इरादा किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सोचने का यह तरीका बहुत भोलापन भरा था। काली परछाई के पास उस अजीब हरकत की तकनीक थी जिससे काली परछाई अजेय स्थिति में खड़ी हो गई। काली परछाई के साथ कुछ झटकों के बाद काली परछाई को पकड़ने की बात तो दूर, अगर वह नहीं बोलती तो उसे काली परछाई का लिंग भी नहीं पता होता। वे कयामत की लीग हैं। ठीक इसी समय किन जियुए ने धीमी आवाज में कहा, लीग ऑफ डूम। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हें उसकी उत्पत्ति पता है? किन शियुए ने सिर हिलाया और कहा, वह शायद लीग ऑफ डूम से संबंधित है। यह एक ऐसा संगठन है जिसने 6 महान शक्तियों और ग्रैंड किन साम्राज्य को बहुत ज्यादा सिरदर्द दिया है। कहा जा सकता है कि उनकी सेना पूरे दक्षिणी क्षेत्र को कवर करती है और जब तक आप उनकी कीमत चुकाने में सक्षम हैं, तब तक वे ओरिजिन स्कूल के मास्टर की हत्या करने की हिम्मत भी कर सकते हैं। वे ओरिजिन स्कूल के मास्टर की हत्या करने की हिम्मत भी करते हैं। यांग ये अपने दिल में चौंक गया। ओरिजिन स्कूल के मास्टर का कम से कम एक साल दायरे या मोनाक दायरे में अस्तित्व था, फिर भी लीग ऑफ डूम ने इस स्तर के विशेषज्ञ की हत्या करने की हिम्मत भी की। क्या वे थोड़े ज्यादा दुर्जय नहीं हैं? किन शियुए ने धीमी आवाज में कहा। उनके संगठन के सदस्य नश्वर हत्यारों, पृथ्वी हत्यारों, स्वर्ग हत्यारों, रक्त हत्यारों और परम हत्यारों में विभाजित हैं। उन सभी वर्षों पहले उन्होंने मूल विद्यालय के एक आधे चरण सम्राट क्षेत्र के बुजुर्ग की हत्या करने के लिए एक परम हत्यारों को भेजा था। 5 साल की अवधि के बाद उस आधे चरण सम्राट क्षेत्र के बुजुर्ग को उस परम हत्यारे द्वारा सफलतापूर्वक मार दिया गया और इस घटना ने पूरे दक्षिणी क्षेत्र में हलचल मचा दी। यांग ये ने मुंह में लार भर ली। परम हत्यारे वास्तव में बहुत डरावने हैं। उसने अपने दिल में सदमे को दबाते हुए पूछा, तो क्या ओरिजिन स्कूल ने बदला नहीं लिया? किन शियू ने अपना सिर हिलाया और कहा, वे बदला कैसे नहीं ले सकते थे?
उस समय इस संगठन से बदला लेने के लिए ओरिजिन स्कूल ने फ्लावर पैलेस और घोस्ट सेक्ट के साथ सेना में शामिल हो गए और उन्होंने मेरे ग्रैंड किन साम्राज्य को उनके साथ सहयोग करने के लिए मनाने के लिए एक बड़ी कीमत भी चुकाए। हालांकि बदला लेने की बात तो दूर, 4 असाधारण शक्तियों की संयुक्त सेना वास्तव में इस संगठन के एक भी सदस्य को पकड़ने में असमर्थ थी। कुछ समय के बाद ओरिजिन स्कूल के पास लीग ऑफ डूम से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहां तक ओरिजिन स्कूल भी उनके सामने असहाय था। यांग ये एक बार फिर अपने दिल में चौंक गया। ओरिजिन स्कूल 6 महान शक्तियों में सबसे मजबूत था, फिर भी ऐसी शक्ति वास्तव में हथियारों के एक संगठन के सामने असहाय थी। क्या यह संगठन थोड़ा ज्यादा भयानक नहीं है? कौन जानता है, किन जियुए ने मुस्कुराते हुए कहा। ऊपर से तो ऐसा लग रहा था कि ओरिजिन स्कूल ने इस संगठन से निपटने का प्रयास छोड़ दिया है। हालांकि सच में शायद ओरिजिन स्कूल ने पहले ही इस संगठन में घुसपैठ कर ली थी। छोटे भाई, आखिर तुमने किसका अपमान किया कि वे तुम्हारी हत्या के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाएंगे? मैं भी उस सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ, यांग ये ने कहा। वह वास्तव में जवाब जानना चाहता था। यांग ये ने अपने सभी दुश्मनों को मार डाला था जिन्हें वह मार सकता था, और एकमात्र दुश्मन जिसे वह खत्म नहीं कर सका था वह था फ्लावर पैलेस। लेकिन क्या फ्लावर पैलेस को उसे मारने के लिए हथियारों को पैसे देने होंगे? किन शियुए ने गंभीर भाव से कहा। छोटे भाई, चाहे कोई भी हो जो तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह संगठन तब तक हार नहीं मानता जब तक वे हत्या में सफल नहीं हो जाते। दूसरे शब्दों में, जब से असाइनमेंट स्वीकार किया गया है, तब से जब तक संगठन खुद असाइनमेंट को वापस नहीं ले लेता, अन्यथा वह व्यक्ति तब तक लगातार तुम्हारी हत्या करने की कोशिश करेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। यह हत्यारा वास्तव में उसके लिए सिरदर्द था, क्योंकि हत्यारा असफल होने पर पीछे हट जाता था और उससे मौत तक लड़ने से इनकार कर देता था, इसलिए वह हमेशा निष्क्रिय स्थिति में रहता था। अगर वह छोटा सा साथी न होता, तो उसके पास तालिस्मन पीक में छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। क्योंकि हत्यारे की हरकतें वाकई बहुत भयानक थीं। जब उसने यांग ये की भौहें कसकर एक साथ सिकुड़ी हुई देखी, तो किन शियुए ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, आपको भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके साथ इस रहस्यमयी छोटे साथी और आपकी ताकत के साथ, जब तक कि वे एक पृथ्वी हत्यारे को नहीं भेजते, तब तक एक नश्वर हत्यारा आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, मेरे साथ छोटे साथी के साथ, भले ही मैं निष्क्रिय स्थिति में हूं, मैं एक अजेय स्थिति में खड़ा हूं। चलो इस ध्यान पर और अधिक ध्यान न दें और सम्राट जो की कब्र की ओर चलें। किन शियुए ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक उसी तरह यांग ये और किन शियुए ने शहर में सम्राट जो के मकबरे के स्थान के बारे में पूछताछ की और फिर वे तुरंत वहां चले गए। उन्होंने वास्तविक कहावत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि लड़कियों को केवल बुरे लड़के ही पसंद आते हैं। अध्याय 118 सु शियाओ शियाओ। सम्राट जो का मकबरा शांग राजवंश की राजधानी के शाही महल में स्थित था, इसलिए उन्हें यहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि जब वे शाही महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वे दोनों थोड़े हैरान हुए, क्योंकि उस समय यहां 1000 से ज्यादा लोग थे। क्योंकि सम्राट जो का मकबरा अभी भी नहीं खोला गया था, वे दोनों भी बाकी लोगों की तरह यहीं इंतजार कर सकते थे। यांग यी ने शाही महल की दीवारों और प्रवेश द्वार का सावधानीपूर्वक आकलन किया और उसने देखा कि दीवारों और प्रवेश द्वार पर असंख्य ताबीज अंकित थे। अचानक उसे आश्चर्य हुआ कि वे ताबीज वास्तव में धीरे धीरे बह रहे थे और एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहे थे। अब उसे समझ में आया कि ये सभी लोग अभी तक क्यों नहीं घुसे थे, और इसका कारण ये ताबीज थे। उन पर बलपूर्वक हमला करने की बात तो दूर, स्पिरिट दायरे से नीचे के प्रोफाउंडर्स उन तावीजों के करीब भी नहीं पहुंच पाए। सम्राट जो का मकबरा शाही महल के भीतर है। यांग ये ने किन शियुए से पूछा। किन शियुए ने सिर हिलाया और कहा, अफवाह के अनुसार सम्राट जो और 9 पूंछ वाले लोमड़ी दानव को शाही महल के भीतर कहीं एक साथ दफनाया गया था। अब ऐसा लगेगा कि यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि सच होनी चाहिए। इतने साल पहले जब आपके ग्रैंड किन साम्राज्य के पूर्वजों और उनके जागीरदारों ने शाही महल पर हमला किया था, तो उन्होंने इस शाही महल को क्यों त्याग दिया और इसे ग्रैंड मायरीड पर्वत पर छोड़ दिया? यांग ये हैरान था और उसने शाही महल को देखते हुए पूछा। क्योंकि इस शाही महल को शांग राजवंश के ग्रैंड प्रीसेप्टर ने शाप दिया था। किन शियुए ने धीमी आवाज में कहा। इतने सालों पहले शांग राजवंश के ग्रैंड प्रीसेप्टर शेंगोंग माओ सिर्फ एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ ही नहीं थे, बल्कि वे एक शीर्ष श्रेणी के थेरगिस्ट भी थे। ठीक है, थेरगिस्ट पेशा मूल रूप से समय के इतिहास में खो गया है। मुझसे इसके बारे में मत पूछो क्योंकि मुझे भी नहीं पता। संक्षेप में, ये थेरगिस्ट बेहद दुर्जय हैं और उनके पास भविष्यवाणी करने और बुराई और खतरे को दूर करने की अकल्पनीय क्षमताएं हैं। इतने सालों पहले गायब होने से पहले, उन्होंने इस शाही महल को शाप देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में अपने स्वयं के रक्तसार का उपयोग किया, और उन्होंने शाही महल में फैंग शुई और आत्मा ऊर्जा को भी नष्ट कर दिया। इसलिए हमले में भाग लेने वाली सभी 6 महान शक्तियों और ग्रैंड किन साम्राज्य ने इस शाही महल को छोड़ दिया था। तो यही कारण है
यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने पूछा, तो फिर आपके ग्रैंड किन साम्राज्य ने इतने सालों पहले इस शाही महल के भीतर के सभी खजानों को क्यों नहीं छीन लिया? ठीक है, मेरा मतलब उन खजानों से था जो सम्राट जोऊ के साथ दफनाए गए थे। किन शियुए ने यांग ये पर अपनी आंखें घुमाई और फिर उसने यांग ये को देखते हुए अपने माथे पर थप्पड़ मारा जैसे कि वह किसी बेवकूफ को देख रही हो। अरे, ऐसा व्यवहार करना बंद करो, ठीक है। किंग जियुए ने यांग ये को बेहद नाखुश कर दिया। छोटे भाई, तुम सच में मूर्ख हो। किन शियुए ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरा ग्रैंड किन साम्राज्य और अन्य शक्तियां सम्राट जोऊ के खजाने को छोड़ देंगी? तो क्यों? शाही महल के भीतर खजाने को अब उन शक्तियों द्वारा जानबूझकर पीछे छोड़ दिया गया था। किन शियुए ने यांग ये को बाधित किया और कहा, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे इसका उपयोग अपने संबंधित शिष्यों को गुस्सा दिलाने के लिए करना चाहते थे। क्या आपका मतलब है कि यह शांग राजवंश खंडहर जानबूझकर 6 महान शक्तियों और आपके ग्रैंड किन साम्राज्य द्वारा भविष्य की पीढ़ियों के शिष्यों को डराने के लिए छोड़ दिया गया था? यांग ये थोड़ा हैरान था। आखिरकार तुम इतने मूर्ख नहीं हो। किन शियुए ने कहा, नहीं तो, क्या तुम्हें लगता है कि वे 6 महान शक्तियां और मेरा ग्रैंड किन साम्राज्य शांग राजवंश की राजधानी के अस्तित्व को बर्दाश्त कर सकते हैं? इसका कारण यह है कि इसका मूल्य है, अन्यथा यह इतने सालों पहले ही नष्ट हो गया होता। बस इंतजार करो और देखो, 6 महान शक्तियों के सदस्य निश्चित रूप से बाद में आएंगे। मुझसे यह मत पूछो कि मुझे यह सब क्यों पता है, क्योंकि इससे मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर संदेह होगा। यांग ये के मुंह के कोने हिल गए और वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन ठीक इसी समय अचानक किसी ने आश्चर्य से कहा, ओरिजिन स्कूल के सदस्य आ गए हैं। यह सुनकर सभी लोग एक साथ इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि सफेद वस्त्र पहने 4 युवक शाही महल की ओर धीरे धीरे चल रहे थे। वे सभी लगभग 20 वर्ष के थे, जबकि उनके कपड़े और उन पर लगा प्रतीक ओरिजिन स्कूल का प्रतीक था। यह वास्तव में गोंग युआन है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इस बार वास्तव में यहाँ आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, है न? आप उस गोंग युआन के बारे में बात कर रहे हैं जो ओरिजिन स्कूल की आउटर कोर्ट रैंकिंग में 36वें स्थान पर है। बिल्कुल, मैं उनसे एक बार मिलने के लिए भाग्यशाली था। इतने सालों पहले उन्होंने नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर रहते हुए एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ का सफाया कर दिया था और इस मामले ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें वास्तव में सम्राट जोऊ के मकबरे में दिलचस्पी होगी। जब उन्होंने ये शब्द सुने तो आसपास के सभी लोग चौंक गए। नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर रहते हुए प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ का सफाया करना, ऐसी ताकत को वास्तव में भयानक कहा जा सकता है। ओरिजिन स्कूल के चारों सदस्यों ने सबकी परवाह न करते हुए सीधे शाही महल के प्रवेश द्वार के बाईं ओर चले गए। उसके बाद वे ऐसे चुप हो गए जैसे आसपास कोई मौजूद ही न हो। छोटे भाई, आपने नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी मार डाला। किन जियू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। यांग ये ने किन शियुए पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसकी नज़र एक पल के लिए अगवा व्यक्ति गोंग युआन पर रुक गई। इन 4 लोगों में से केवल गोंग युआन ने उसे खतरे की आभा का एहसास कराया। हाँ, यह खतरे की आभा थी। उनके अनुमान के अनुसार इस व्यक्ति की ताकत निश्चित रूप से तलवार सेवक शिवालय के भीतर प्रथम स्वर्ग क्षेत्र तलवार सेवकों से कम नहीं थी। फिर भी इस व्यक्ति को ओरिजिन स्कूल की आउटर कोर्ट रैंकिंग में केवल 36वें स्थान पर रखा गया था। ओरिजिन स्कूल की आउटर कोर्ट रैंकिंग तलवार संप्रदाय से थोड़ी सी भी मजबूत नहीं है। छोटे भाई, क्या तुम उससे लड़ने के लिए उत्सुक हो? किन जियुए बस दुनिया को जलते हुए देखना चाहती थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि बड़ी बहन तुम्हारे लिए एक अवसर बनाए? यांग ये ने किन शियुए को गुस्से से देखा और फिर उसने कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं, यह मत भूलना। हाय, क्या अफसोस है। बड़ी बहन छोटे भाई की असली ताकत देखने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब मुझे मौका नहीं मिलेगा। किन जियू ने खेदजनक भाव व्यक्त किया। तलवार संप्रदाय के सदस्य आ गए हैं। ठीक इसी समय आसपास से किसी ने चिल्लाकर कहा। यांग ये ने यह सुनकर इधर उधर देखा। निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के 3 शिष्य हाथ में तलवारें लिए धीरे धीरे चल रहे थे। तलवार संप्रदाय के इन 3 शिष्यों ने आसपास की भीड़ पर नजर डाली और फिर ओरिजिन स्कूल के 4 शिष्यों की तरफ देखा। अंत में उनकी नजर गोंग युआन पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि बाद वाले ने उनकी नजरों को नोटिस कर लिया था और उसने उन तीनों को देखने के लिए अपनी आंखें खोली, इससे पहले कि उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक दिखाई दे। उसके बाद उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। यह तो घोर उपेक्षा थी। तलवार संप्रदाय के उन 3 शिष्यों के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभर आए। आगे चल रहे युवक ने ठंडी आवाज में गुर्राहट की और फिर वे शाही महल के प्रवेश द्वार के दाईं ओर चल दिए। यांग ये ने उन तीनों पर नजर डाली और फिर अपनी नजरें हटा लीं। वह उन तीनों को नहीं जानता था। हालांकि उन तीनों को आउटर कोर्ट रैंकिंग में स्थान पाने वाले शिष्य होना चाहिए था और वह नहीं जानता था कि उनकी सही रैंकिंग क्या थी। छोटे भाई, क्या तुम सच में तलवार संप्रदाय के शिष्य नहीं हो? किन शियुए ने अचानक पूछा।
उसकी राय में यांग ये, जिसने तलवार के इरादे को समझ लिया था, निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय का शिष्य था। हालांकि उन तीनों के प्रति यांग ये का रवैया और अभिव्यक्ति पूरी तरह से वैसा ही था जैसा कोई पूर्ण जन्मियों के साथ व्यवहार करता है, और इससे वह थोड़ी हैरान हो गई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ऐसा नहीं हूं। यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस पर विश्वास करो या नहीं, यांग ये ने गुस्से में कहा, और वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। क्योंकि किनशियाओं का उल्लेख नहीं करना, शायद कोई भी यह सोचेगा कि जिसने तलवार के इरादे को समझा है और तलवार संप्रदाय की तलवार तकनीकों का अभ्यास किया है, वह तलवार संप्रदाय का शिष्य था। तो फिर आप तलवार संप्रदाय की तलवार तकनीक क्यों जानते हैं? किन जियू को इस सवाल में बहुत दिलचस्पी थी। क्या तुम बहुत होशियार नहीं हो? अंदाजा लगाओ। किन जियूए उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फूल महल के सदस्य आ गए हैं। ठीक इसी समय एक बार फिर आश्चर्य की आवाज सुनाई दी। इस बार की आवाज मूल विद्यालय और तलवार संप्रदाय से आने वाली आवाजों से अलग थी, क्योंकि इस आवाज में उत्साह की झलक थी। यह सुनकर आसपास का माहौल शोरगुल से भर गया। यहां तक कि तलवार संप्रदाय के 3 शिष्यों और मूल विद्यालय के 4 शिष्यों ने भी उस ओर देखा। इस समय एक महिला जो एक फूल प्रिंट वाली नीली पोशाक पहने हुए थी, धीरे धीरे चल रही थी। वह लगभग 20 वर्ष की थी, बहुत सुंदर दिखती थी और उसका शरीर पतला और सुडौल था। वह एक विलो शाखा की तरह थी जो हवा में लहराती थी, और वह बहुत ही सुंदर तरीके से चलती थी, जिससे उसे देखकर आत्मा मोहित हो जाती थी। यह फूल महल से सू शियाओ शियाओ है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि फूल महल के बाहरी प्रांगण के 4 छोटे फूलों में से एक, सू शियाओ शियाओ, यहाँ भी आया है। अफवाह के अनुसार इस महिला ने अतीत में एक राजा रैंक विशेषज्ञ से लड़ाई की है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है। यह शायद सच है, अन्यथा उसके लिए फूल महल के बाहरी प्रांगण के 4 छोटे फूलों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित होना असंभव होगा। आखिरकार 4 छोटे फूलों में से एक बनने के लिए केवल सुंदरता का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि जबरदस्त ताकत की भी जरूरत होती है। मूल विद्यालय, फूल महल और तलवार संप्रदाय आ चुके हैं। शायद इस बार इतनी शांति नहीं होगी। किसे परवाह है? उनका उद्देश्य संभवतः सम्राट जो की कब्र का मुख्य कक्ष है, इसलिए हमारे साथ कोई संघर्ष नहीं है। बगल में यांग ये की आंखों में एक भयानक हत्या की भावना और एक ठंडी चमक चमकी जब उसने सू शियाओ शियाओ को देखा जो धीरे धीरे चली आ रही थी। इसके अलावा तलवार थामे उसके हाथ कसने से नहीं बच पाए। अचानक सू शियाओ शियाओ ने उस ओर देखा जहां यांग ये खड़ा था। यांग ये का दिल कांप उठा। खतरे का कितना प्रबल एहसास। सौभाग्य से मैंने समय रहते अपनी भावनाओं को शांत कर लिया, अन्यथा यह निश्चित रूप से परेशानी भरा होता। हालांकि वह वास्तव में उस व्यक्ति को मारना चाहता था, लेकिन अभी सही समय नहीं था। सू शियाओ शियाओ यांग ये को देखती रही, जबकि उसकी काली भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। अचानक उसकी नज़र यांग ये के कंधे पर पड़े बैंगनी मिंक पर पड़ी। जब उसने बैंगनी रंग के मिंक को देखा तो सू शियाओ शियाओ की भौहें तुरंत उठ गईं और उसकी आंखों में स्नेह की एक झलक दिखाई दी। वह यांग ये के पास धीरे धीरे चलने में संकोच नहीं करती थी। अध्याय 119 एक पीली रैंक तकनीक। जब उन्होंने सू शियाओ शियाओ की निगाहें देखीं, तो आसपास मौजूद सभी लोग पहले तो दंग रह गए और फिर उनकी नजरें यांग ये की ओर चली गईं। यांग ये के कंधे पर बैंगनी रंग की मिंक को देखते ही वे तुरंत समझ गए। साथ ही उन्होंने यांग ये की अच्छी किस्मत के बारे में अपने दिल में आह भरी, क्योंकि यह एक विशेषज्ञ के साथ अच्छे संबंध बनाने का अवसर था। इसके अलावा यह विशेषज्ञ एक खूबसूरत महिला भी थी। बैंगनी मिंक को उनकी निगाहें नापसंद लग रही थीं, और उसने अपने छोटे पंजों से यांग ये के चेहरे को खरोंच दिया, मानो वह यांग ये से कह रहा हो कि वह उन सभी को भगा दे। यह नज़ारा देखकर सिर्फ सू शियाओ शियाओ की आंखों में ही प्यार की चमक नहीं थी, यहाँ तक कि यांग ये के बगल में खड़ी किनशियाओं भी वैसी ही थी। यह बैंगनी मिंक वाकई बहुत प्यारा था। यांग ये थोड़ा अवाक था। वह वास्तव में छोटे साथी से अपने भंवर डेंटियन में रहने के लिए कहना चाहता था, लेकिन छोटा साथी वहां रहने से ऊब गया था और ऊपर आने के बाद वापस जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस तथ्य के साथ कि उसे उस रहस्यमय हत्यारे के खिलाफ सावधानी बरतने की जरूरत थी, यांग ये केवल छोटे साथी को अपनी मर्जी से करने की अनुमति दे सकता था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटा साथी महिलाओं को वास्तव में पसंद आएगा। अब यह तो परेशानी वाली बात होगी। कुछ ही देर में सू शियाओ शियाओ यांग ये के सामने आ गई। उसने ध्यान से बैंगनी रंग के मिंक को नाप कर देखा और फिर कुछ देर बाद यांग ये की तरफ देखा और कहा, अपना यह पालतू जानवर मुझे दे दो, ठीक है? बेशक, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। हाई ग्रेड येलो रैंक तकनीक के बारे में क्या ख्याल है? यद्यपि उसका रवैया गर्मजोशी भरा था, लेकिन उसकी आवाज में एक निर्विवाद लहजा था। जब उन्होंने सू शियाओ शियाओ की बात सुनी, तो आसपास के सभी लोगों की निगाहें यांग ये की ओर ईर्ष्या से भर गईं। सिर्फ एक पालतू जानवर के बदले में एक उच्च श्रेणी की येलो रैंक तकनीक मिल सकती थी। उन्हें लगा कि उसने वाकई सोना पा लिया है।
आखिरकार इस तरह के एक बेकार पालतू जानवर का मूल्य ग्रैंड किन साम्राज्य में केवल कुछ 100 सोने के सिक्कों के बराबर था। इसलिए क्या कुछ 100 सोने के सिक्कों के लिए उच्च ग्रेड येलो रैंक तकनीक प्राप्त करना सोना पाने जैसा नहीं था। यांग ये ने कुछ नहीं कहा, लेकिन किन शियुए खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। उसके बाद उसने नकली मुस्कान के साथ सू शियाओ शियाओ को देखा और कहा, लिटिल ब्यूटी, तुमने कहा था कि तुम इस छोटे से साथी के बदले में उसे एक उच्च श्रेणी की येलो रैंक देना चाहती हो। दूसरों को शायद इस बात का एहसास न हो कि यह छोटा सा आदमी कितना भयानक था, लेकिन उसे पता था अगर वह गलत नहीं थी तो यह छोटा सा आदमी बिल्कुल जानवर राजा के बराबर था। जानवर राजा के लिए एक उच्च श्रेणी की पीली रैंक तकनीक। क्या इस महिला के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? जब उन्होंने किन शियू को बोलते हुए सुना तो आसपास के सभी लोगों ने आखिरकार किन शियू को देखा, और जब उन्होंने किन शियू के रूप और आकृति को देखा तो उनकी आंखें तुरंत वासना से जल उठीं। चाहे वह रूप हो या आकृति, यह महिला सू शियाओ शियाओ से कहीं बेहतर थी। सू शियाओ शियाओ ने कुछ देर तक किन शियू को देखा, फिर उसकी आंखों में डर की एक झलक उभरी, और फिर उसने किन शियू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको भी यह छोटा सा लड़का पसंद आ गया हो? नहीं, किन जियू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस मजे के लिए पूछ रही थी। आप दोनों जारी रख सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह खुद को पीछे हटाकर यांग ये के पास खड़ी हो गई। सू शियाओ शियाओ ने किन शियुए पर गहरी नजर डाली, और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, तुम क्या सोचते हो? एक पालतू जानवर के लिए एक उच्च श्रेणी की येलो रैंक तकनीक एक अच्छा सौदा है। यांग ये ने बैंगनी मिंट के सिर को रगड़ा, और फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, पीले रैंक की तकनीक का उल्लेख नहीं करना, मैं विनिमय नहीं करूंगा भले ही आपने मुझे स्वर्ग रैंक की तकनीक दी हो। अगर यहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं होते तो यांग ये ने इस महिला को मौके पर ही मार दिया होता। उसे फ्लावर पैलेस के सदस्यों के बारे में जरा भी अच्छी राय नहीं थी, और जब तक उसे मौका मिलता वह अपने सामने आने वाले हर एक व्यक्ति को मार डालता। सू शियाओ शियाओ का चेहरा उतर गया। जब वह कुछ कहने ही वाली थी तभी बगल से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, शियाओ शियाओ, तुम्हारे उस पालतू जानवर को पसंद करना तुम्हारा सौभाग्य है। फिर भी तुम वास्तव में मना करने का इरादा रखती हो। तुम वास्तव में नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, उस पालतू जानवर को पीछे छोड़ दो और अपना एक हाथ काट दो। नहीं तो अपना सिर पीछे छोड़ दो। सभी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा, और उन्होंने देखा कि ओरिजिन स्कूल का गोंग युआन ओरिजिन स्कूल के अन्य 2 शिष्यों का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहा था। सू शियाओ शियाओ ने अपने से पहले पहुंचे गोंग युआन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तो यह सीनियर भाई गोंग है। उस दिन अलग होने के बाद शियाओ शियाओ को वास्तव में आपकी याद आई थी। गोंग युआन हंसा जब उसकी नजर सू शियाओ शियाओ की छाती पर पड़ी, और फिर उसने कहा, गोंग युआन को भी तुम्हारी बहुत याद आई थी। उनका कोई चक्कर चल रहा है। इस समय आसपास के सभी लोग यही सोच रहे थे। जियाओ जियाओ, तुम्हें यह बैंगनी मिंक पसंद आ गया है? गोंग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, वरिष्ठ भाई तुम्हें इसे पाने में मदद करेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गोंग युआन ने यांग ये को देखने के लिए मुड़कर देखा, और जब उसने देखा कि यांग ये अभी भी वहीं खड़ा है तो उसकी भौहें तुरंत उठ गईं और उसने कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? मैंने किया। यांग ये ने सिर हिलाया, और फिर उसने सू शियाओ शियाओ की ओर देखा और कहा, अफवाह के अनुसार फूल महल अपने शिष्यों को रिश्तों में प्रवेश करने से रोकता है। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों के बीच जुनून की लपटें जल रही हैं? क्या महान सुंदरी सू, क्या तुम्हें फूल महल के नियमों द्वारा दंडित किए जाने की चिंता नहीं है? हाहा। किन शियुए अचानक जोर से हंस पड़ी और बोली, छोटे भाई, तुम सच में अज्ञानी और कम जानकारी वाले हो। भले ही फ्लावर पैलेस अपने शिष्यों को संबंध बनाने से रोकता है, लेकिन यह उनकी वासना को नियंत्रित नहीं करता है। आखिरकार महिलाओं को भी अपनी वासना को संतुष्ट करना पड़ता है ना? इसे सरल शब्दों में कहें तो फ्लावर पैलेस के शिष्यों को प्यार करने से मना किया जाता है, लेकिन वे पुरुषों के साथ बिस्तर पर जा सकती हैं। समझे? यांग ये को अचानक समझ आ गई, और फिर उसने सू शियाओ शियाओ और गोंग युआन की ओर देखते हुए कहा, दूसरे शब्दों में आप दोनों वेश्या और ग्राहक की तरह हैं। जब उन्होंने यह सुना तो आसपास मौजूद सभी लोग हंसने से खुद को रोक नहीं पाए और कुछ तो पलटकर जोर जोर से हंसने लगे। सू शियाओ शियाओ की अभिव्यक्ति भयावह रूप से उदास हो गई, जबकि उसके शरीर में गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी, और वह हमला करने का इरादा कर रही थी, लेकिन किसी चीज से डर रही थी। दूसरी ओर गोंग युआन को किसी बात का डर नहीं था। उसकी दाहिनी हथेली खुल गई, और उसमें एक शक्तिशाली तूफान आया, जो यांग यी के सिर पर जोरदार तमाचा मार रहा था। यह पहली बार था जब उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। यांग ये की आंखों में हत्या की इच्छा चमक उठी। ठीक जब वह अपनी तलवार खींचने वाला था, तभी एक काला कोड़ा हवा में तेजी से यांग ये के सामने आया, और फिर वह उस हथेली की ओर मुड़ गया जो उसकी ओर आ रही थी। गोंग युआन के चेहरे पर भाव बदल गए, और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी हथेली वापस खींच ली, और फिर अपने दाहिने पैर से उसने जमीन पर तेजी से जोर लगाया और उसे पीछे धकेल दिया।
30 मीटर पीछे हटने के बाद गोंग युआन ने किन जियुए को देखा और धीमी आवाज में कहा, राजा राज्य। तुम कौन हो? यह सुनते ही आसपास के सभी लोगों के चेहरे बदल गए। उन सभी ने कभी नहीं सोचा था कि कामुक शरीर वाली यह महिला वास्तव में किंग रियल्म विशेषज्ञ होगी। इसके अलावा जिन लोगों के मन में पहले से ही बुरे विचार थे, वे भी इस हद तक डर गए कि उनके पसीने छूट गए। सौभाग्य से गोंग युआन ने हमला किया और इस महिला को जवाबी हमला करने पर मजबूर कर दिया, अन्यथा वे वास्तव में जाकर मौत को गले लगा लेते। सु शियाओ की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। भले ही उसने एक राजा क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ाई की थी, लेकिन उसने केवल एक से लड़ाई की थी, और वह पहले स्वर्ग क्षेत्र में रहते हुए राजा क्षेत्र विशेषज्ञ को हराने में सक्षम होने के स्तर पर नहीं थी। किन शियू ने अपने हाथ में कोड़ा घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह आप ही थी जिन्होंने मेरे पति से अभी अपना हाथ काटने के लिए कहा था? हालांकि वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन इससे अन्य लोग डर से कांप उठे। आसपास के लोग दंग रह गए। पति, राजा क्षेत्र की यह सुंदरता वास्तव में नश्वर क्षेत्र के इस व्यक्ति की दाव साथी है। क्या यह गोबर के ढेर में एक सुंदर फूल चिपकाने की किंवदंती है? गोंग युआन की पलकें फड़क उठीं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने मौजूद किंग रियल्म प्रोफाउंडर और मॉर्टल रियल्म प्रोफाउंडर वास्तव में दाव साथी होंगे। उसके मुंह के कोने तुरंत फड़क उठे और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक मजाक था। मजाक? किन शियुए ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं भी मजाक करूंगी। तुम भी अपना हाथ काट दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ठीक है, हाहा। ठीक इसी समय दूर से जोरदार हंसी की आवाज आई। सभी ने हंसी के स्रोत की ओर देखा। उन्होंने देखा कि एक आदमी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और वह कुछ ही सांसों में यहां पहुंच गया। राजा क्षेत्र विशेषज्ञ। आसपास के सभी लोगों के चेहरों पर भय की एक झलक उभर आई। गोंग युआन ने जब इस आदमी को देखा तो प्रसन्नता से भर गया और उसने अपनी मुट्ठी उस आदमी की ओर मोड़ते हुए कहा, वरिष्ठ भाई शुयान। जुयान नामक व्यक्ति ने सिर हिलाया और फिर उसने किन शियुए की ओर देखा और कहा, आप चाहते हैं कि मेरे मूल स्कूल का एक शिष्य अपना हाथ काट ले? कितनी ऊंची भावनाएं। किन शियुए मुस्कुराए और बोलने ही वाली थी कि यांग ये ने उसका हाथ बगल से खींच लिया और उसकी तरफ सिर हिलाया। उसका ओरिजिन स्कूल के सदस्यों से दुश्मनी मोल लेने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ फ्लावर पैलेस की महिला शिष्याएं थीं। इसके अलावा वह यहां उस महिला को मारने में असमर्थ था। चूंकि यह ऐसा ही था, इसलिए इस मामले को छोड़ देना और अवसर आने का इंतजार करना बेहतर था। किन शियुए ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर खुद को यांग यी के पास खड़ा कर लिया। वह नम्र और आज्ञाकारी लग रही थी, और इसने आसपास के अन्य लोगों को बेहद ईर्ष्यालु बना दिया। जुयान नामक व्यक्ति ने यांग ये और किन शियुए पर गहरी नजर डाली और फिर उसने ओरिजिन स्कूल के अन्य लोगों को एक तरफ ले गया। वह पुरुष और महिला की इस जोड़ी से थोड़ा डरा हुआ था। क्योंकि पुरुष और महिला को स्पष्ट रूप से पता था कि वे ओरिजिन स्कूल से हैं, फिर भी इस जोड़ी ने उस तरह से बात करने की हिम्मत की। तो वे या तो मूर्ख थे या उनके पास ट्रम्प कार्ड थे जो उन्हें घमंडी होने की अनुमति देते थे। यह बहुत स्पष्ट था कि उसके सामने खड़ी महिला कोई मूर्ख नहीं थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बाद वाली थी। हालांकि उसे डर नहीं था, लेकिन वह बिना किसी कारण के मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता था। आखिरकार सम्राट जोऊ का मकबरा ही उनका असली उद्देश्य था। सु शियाओ ने यांग ये की ओर देखा, जबकि उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी, लेकिन यह ठंडी चमक बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई थी। यह पहली बार था जब उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। बेशक अब वह उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी। हालांकि जब उसकी बड़ी बहन आ जाएगी, तो वह निश्चित रूप से अपना गुस्सा निकालेगी। अध्याय 120 प्रवेश द्वार खुला है। छोटे भाई, तुम उस औरत को पहले से ही मारना चाहते थे। किन शियुए ने यांग ये को देखा और उसने गंभीर स्वर में पूछा। यांग ये को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने उस समय अपनी हत्या की मंशा को बहुत अच्छी तरह से छुपाया था, और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह महिला इस पर ध्यान देगी। इसलिए उसने इसे नहीं छुपाया और सिर हिला दिया। किन शियुए ने धीमी आवाज में कहा, छोटे भाई, बड़ी बहन को नहीं पता कि तुम्हारी उससे या फ्लावर पैलेस से किस तरह की दुश्मनी है। लेकिन बड़ी बहन तुम्हें बताना चाहती है कि अगर तुम उसे मारना भी चाहो तो तुम खुलेआम ऐसा नहीं कर सकते, और यही बात ओरिजिन स्कूल के लिए भी लागू होती है। क्योंकि एक बार तुम उन्हें मार दोगे या उनके संप्रदायों को इस बारे में पता चल जाएगा, तो तुम्हें निश्चित रूप से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्या होगा अगर वे ही पहले हमला करने वाले थे? यांग ये ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। यह अभी भी वैसा ही है। किन जियू ने कहा, जब तक कि आपका समर्थन फ्लावर पैलेस और ओरिजिन स्कूल से कमतर न हो। यांग ये मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं बोला। दरअसल जब ओरिजिन स्कूल के उस शिष्य ने पहले हमला किया था, तो वह पहले से ही गोंग युआन और सु शियाओ को खत्म करने के लिए तैयार था। दुर्भाग्य से उसे किन जियू ने रोक दिया था। जाहिर है किन जियू ने उसके इरादों को समझ लिया था। इसलिए जब उसने हमला किया तो वह उसे बिल्कुल नहीं बचा रही थी, बल्कि वह उस आदमी और औरत की जोड़ी को बचा रही थी जो उसके सामने खड़ी थी। भले ही उसकी साधना नश्वर क्षेत्र की 9वीं श्रेणी पर थी, अगर उसने गेल स्टेप्स तकनीक को अंजाम दिया,
स्विफ्ट शो और स्वॉर्ड इंटेंट से मिले बूस्ट का इस्तेमाल किया और एक आश्चर्यजनक हमला किया, तो उसे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था कि वह तलवार के एक ही वार से उनमें से किसी एक को खत्म कर सकता है। लेकिन यह बहुत स्पष्ट था कि किन्ज़ यू उसे यहाँ ऐसा नहीं करने देना चाहती थी। हालांकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि सम्राट झोउ के मकबरे में प्रवेश करने के बाद उसके पास और भी कई मौके थे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और इस सब के बारे में सोचना बंद कर दिया, और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगा जो कब्र खोलेगा। इससे पहले उसे दूसरों की बातचीत से पता चला था कि कोई सम्राट झोउ की कब्र खोलने आएगा, और अब उसे बस इंतजार करना था। किन शियुए ने सु शियाओ की ओर देखा जो गोंग युआन के साथ आत्मीयता से बातचीत कर रही थी, और फिर उसने यांग ये की ओर देखा, फिर उसकी आंखें नीचे झुक गईं, ऐसा लग रहा था कि वह किसी बात पर गहन चिंतन में थी। वरिष्ठ भाई वेई रैन, क्या वह वास्तव में यांग ये है? शाही महल के प्रवेश द्वार पर तलवार संप्रदाय के शिष्यों में से एक ने अपने सामने खड़े वरिष्ठ भाई से पूछा। वेई रैन नामक युवक ने सिर हिलाया और कहा, उस दिन तलवार के एक ही वार से लियू किंगयू को नष्ट करने के बाद वह तलवार संप्रदाय में फिर कभी नहीं दिखा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में यहाँ आएगा। क्या उसने सचमुच लियू किंगयू को नष्ट कर दिया जो पहले से ही प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में था? पहले सवाल पूछने वाले युवक के लहजे में थोड़ा संदेह था। वेई रैन ने यांग ये को जटिल नजर से देखा और कहा, मैंने इसे अपनी दोनों आंखों से देखा। सीनियर ब्रदर किन फैंग के अनुसार यांग ये ने उस दिन लियू किंगयू से लड़ते समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। इसके अलावा सीनियर ब्रदर किंग फैंग ने यह भी कहा कि अगर यांग ये ने उस समय आउटर कोर्ट रैंकिंग को चुनौती दी, तो यांग ये के लिए अपनी ताकत के साथ शीर्ष 10 में प्रवेश करना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। बेशक वह शायद अब पहले स्थान पर है। यांग ये स्वाभाविक रूप से उन सभी के लिए एक अपरिचित चेहरा नहीं था जो बाहरी दरबार के शिष्य हुआ करते थे, क्योंकि यांग ये एक ऐसा अस्तित्व था जिसके पास ऐसी क्षमता थी जो राक्षसी महिला से भी बढ़कर थी। बाहरी कोर्ट रैंकिंग में प्रथम, युवक ने धीमी आवाज में कहा, दूसरे शब्दों में उसे हमारे तलवार संप्रदाय के बाहरी कोर्ट में नंबर 1 विशेषज्ञ माना जा सकता है। बाहरी प्रांगण की तो बात ही छोड़िए, संभवतः आंतरिक प्रांगण के कई शिष्य हैं जो उसके मुकाबले में नहीं हैं। वेई रैन ने भारी आवाज में कहा। सामने वाले युवक ने पूछा, वरिष्ठ भाई वेई रैन, क्या हमें उनके पास जाकर उनका अभिवादन करना चाहिए? वेई रैन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, उसे पहले ही हमारी ओर ध्यान देना चाहिए था। चूंकि वह हमारा अभिवादन करने नहीं आया, तो मुझे लगता है कि वह हमारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता या किसी कारण से वह ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए हमें बस इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए। ... धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ यहाँ अधिक से अधिक लोग आने लगे और शाही महल के प्रवेश द्वार के सामने चौक में लोगों का एक समुद्र बन गया। यहाँ कम से कम 10,000 से अधिक लोग थे और मूल विद्यालय, फूल महल और तलवार संप्रदाय के अलावा ग्रैंड किन साम्राज्य की शाही अकादमी और साम्राज्य के विभिन्न कुलों के शिष्य भी थे। अचानक यांग ये की आंखें खुल गईं, जो मूल रूप से अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे, और फिर उन्होंने किन शियुए का हाथ खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, इससे पहले कि वह घूमकर एक विशिष्ट दिशा की ओर बढ़ जाए। भले ही किन शियुए को यह समझ में नहीं आया कि यांग ये अचानक ऐसा क्यों करेगी, उसने विरोध नहीं किया और यांग ये को अपना हाथ खींचने और दाईं ओर एक कोने की ओर चलने दिया। ठीक जब यांग ये और किन शियुए कुछ ही देर पहले वहां से निकले थे, तभी एक घुंघराले दाढ़ी वाला आदमी वहां से थोड़ी ही दूरी पर दिखाई दिया जहां यांग ये और किन शियुए पहले खड़े थे। घुंघराले दाढ़ी वाले आदमी ने अपनी निगाहों से आसपास के माहौल को देखा और उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी जब उसने यांग ये और किन शियुए को नहीं देखा। ठीक इसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी घुंघराले दाढ़ी वाले आदमी के पास आया। घुंघराले दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर एक नजर डाली, फिर वह ठंडी आवाज में गुर्राया और फिर उसकी आकृति चमकी और फिर वह वहीं गायब हो गया। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी निगाहों से आसपास के माहौल को देखा। पहले उसने यांग ये और किन शियुए की आभा को महसूस किया था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से जैसे ही वह यहां पहुंचा, उनकी आभा गायब हो गई। थोड़ी देर बाद मध्यम आयु वाले व्यक्ति की आकृति चमकी और वह भी वहीं गायब हो गया। दीवार के कोने पर छाया में किन शियुए और यांग ये एक दूसरे से कसकर चिपके हुए थे। दोनों ने अपनी सांस रोक रखी थी और ध्यान से सुन रहे थे जबकि एक बैंगनी प्रकाश अवरोध ने उन दोनों को ढक रखा था। लगभग 15 मिनट बीतने के बाद यांग ये के कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक ने अपना छोटा सा पंजा हिलाया और बैंगनी रोशनी गायब हो गई। बैंगनी मिंक ने यांग ये की ओर अपना छोटा सा सिर हिलाया और यांग ये ने राहत की सांस ली। किन शियुए ने धीमी आवाज में पूछा, वे चले गए हैं? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, इससे पहले उस छोटे से लड़के ने मुझे बताया था कि किसी की दिव्य भावना हमारी ओर देख रही है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ खींच लिया और वहां से चला गया। सौभाग्य से उस छोटे लड़के की बैंगनी रोशनी हमें उस दिव्य भावना से अलग करने में सक्षम है, अन्यथा आज हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया और छोटे लड़के के सिर को सहलाया
और उसने कहा, मुझे इस बार फिर से आपको धन्यवाद देना है। बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं और फिर उसने अपने छोटे पंजे से यांग ये के चेहरे को छुआ, मानो वह कह रहा हो कि उसे उसका धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। किन शियुए की आंखों में स्नेह की एक झलक उभरी जब उसने देखा कि बैंगनी रंग का मिंक इतना मानव था, और उसने पूछा, छोटे भाई, बड़ी बहन को ईमानदारी से बताओ, क्या यह वास्तव में एक जानवर राजा है या नहीं? यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने बैंगनी मिंक को देखा और कहा, छोटे साथी, उसे बताओ कि तुम एक जानवर राजा हो या नहीं। बैंगनी मिंक ने किन शियू को देखा और फिर उसने अपना छोटा सा सिर हिलाया। किन शियुए बहुत खुश थी और वह बैंगनी मिंक को गले लगाने के इरादे से अपने हाथ आगे बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि बैंगनी मिंक उसके गले लगने के लिए तैयार नहीं था और वह यांग ये के कंधे पर आने से पहले बस एक बार झिलमिलाया। छोटे भाई, इससे कहो कि मैं इसे गले लगा लूं और फिर मैं तुम्हें गले लगाने दूंगा। ठीक है। यांग ये उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वे दोनों एक बार फिर शाही महल के सामने लौट आए, लेकिन इस बार वे ज्यादा सावधान थे और भीड़ के पीछे छिप गए। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग कपड़े पहन लिए थे, इसलिए जब दूसरों की दिव्य भावना को उनसे अलग करने के लिए बैंगनी मिंक की उपस्थिति के साथ मिलकर वे अस्थायी रूप से सुरक्षित थे। लगभग 2 घंटे बीतने के बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी दूर से चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उन्होंने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा तो आसपास का शोरगुल वाला माहौल तुरंत शांत हो गया, क्योंकि अधेड़ उम्र के आदमी की पीठ पर गहन ऊर्जा से बने पंखों की एक जोड़ी थी और यह एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ का संकेत था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नज़र धीरे धीरे भीड़ के बीच से गुजरी और आखिरकार ओरिजिन स्कूल के सदस्यों पर जाकर रुकी। जब उन्होंने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा तो ओरिजिन स्कूल के सदस्यों ने जल्दी से अधेड़ उम्र के व्यक्ति को प्रणाम किया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और फिर ऊंची आवाज में कहा, सब लोग, मैं ओरिजिन स्कूल का एक एल्डर हूं और मेरा नाम जुकिंग है। मैं इस बार सम्राट जोऊ के मकबरे को खोलने का प्रभारी व्यक्ति भी हूं। सम्राट जोऊ का मकबरा साल में एक बार खोला जाता है। कोई भी इसमें प्रवेश कर सकता है और इसके भीतर अनगिनत खजाने हैं, इसलिए हर कोई कुछ न कुछ प्राप्त करने में सक्षम होगा। यह आप सभी के लिए एक सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ है। हालांकि अगर किसी को शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थर या सम्राट जोऊ की मुहर मिलती है तो कृपया उसे सौंप दें। बेशक, हम इसी के अनुरूप मुआवजा प्रदान करेंगे। यहाँ आसपास मौजूद सभी लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बेशक, यह पता नहीं था कि उनकी सहमति ईमानदारी से थी या नहीं। उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर, सम्राट जोऊ की मुहर। यांग ये ने पलटकर किन शियायू से पूछा, मैं ऊर्जा पत्थरों के बारे में जानता हूं, लेकिन उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर और सम्राट जोऊ की मुहर क्या हैं? किन शियुए यांग ये की अज्ञानता से परिचित थी और उसने तुरंत समझाया, उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर साधारण ऊर्जा पत्थरों से अनगिनत गुना बेहतर होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किंग रियल्म विशेषज्ञ के भीतर गहन ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई है, तो इसे फिर से भरने के लिए संभवतः 100 साधारण ऊर्जा पत्थरों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इसे पूरी तरह से अवशोषित होने में लगभग 2 से 4 घंटे लगेंगे। हालांकि यदि उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों का उपयोग किया जाता है तो केवल एक ही पर्याप्त होगा और इसमें अधिकतम आधे घंटे का समय लगेगा। यह एक खजाना है। यांग ये ने जब यह सुना तो वह थोड़ा ललचा गया। यह ऊर्जा पत्थरों के मजबूत संस्करण की तरह है। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सोचा था और पूछा, चूंकि यहाँ उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर हैं, तो 6 महान शक्तियों और ग्रैंड किन साम्राज्य के सदस्य खुद वहां क्यों नहीं जाते? मैं आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों की तरह असाधारण विशेषज्ञों को भेजने की बात कर रहा हूं, क्योंकि केवल राजा क्षेत्र या उससे नीचे के प्रोफाउंडर्स ही सम्राट जोऊ की कब्र में प्रवेश कर सकते हैं। कारण के लिए, मुझे लगता है कि यह उनके बीच किए गए एक समझौते के कारण है या शायद कब्र के कुछ रहस्य हैं। किसी भी मामले में मुझे वास्तव में कारण नहीं पता है, इसलिए मुझसे मत पूछो। बड़ी बहन को सब कुछ नहीं पता है, किन जियू ने थोड़े गुस्से से कहा। यांग ये कुछ कहने ही वाला था, लेकिन ठीक इसी समय आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ जुकिंग ने एक ताबीज निकाला और उसे शाही महल के प्रवेश द्वार पर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज हवा में उड़ा, वह फट गया। विस्फोट की गड़गड़ाहट के साथ ही शाही महल की दीवारों पर लगे ताबीज के निशानों की चमक भी तुरंत फीकी पड़ गई। उसी समय असंख्य लोगों ने जयकारे लगाते हुए शाही महल के प्रवेश द्वार की ओर कूच किया। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।